गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय 5 मिनट सीरीज। इस 5 मिनट में 20 कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, जिसमें आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर सारे टॉपिक डिस्कस करते हैं ताकि आपकी तैयारी पूरी इंटीग्रेटेड और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हो। पहला टॉपिक हम पॉलिटी डिस्कस करते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी और बाकी कमेटी डिस्कस कर चुके हैं। आज करेंगे कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। ये क्या है? इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूट की जाती है और इसका पर्पज है टू एग्जामिन द रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। जितने पीएससी हैं हमारे, उनकी रिपोर्ट्स को एग्जामिन करना। और ये 1964 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कृष्ण मेनन कमेटी के ना रिकमेंडेशन पे इसको फॉर्म किया गया था। इसमें कितने मेंबर है? 22 मेंबर हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। कल हमने एस्टीमेट कमेटी पढ़ा था। एस्टीमेट कमेटी में 30 मेंबर थे, सारे लोकसभा से। पीएससी में भी 22 मेंबर हैं, उसमें भी 15 और 7 का रेशियो है। जो मेंबर्स को चूज किया जाता है एनुअली किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, उन्हीं मेंबर्स के द्वारा। और उनका कैसे होता है इलेक्शन? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जैसे हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वैसे इनका होता है। और फ्रेश इलेक्शन हर साल होता है और बाद में री इलेक्शन के द्वारा इनको री इलेक्टेड किया जाता है। इसका चेयरपर्सन कौन होता है? जो कि स्पीकर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और ये मेनली लोकसभा से ही होता है, राज्यसभा से नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट जियोग्राफी। झेलम रिवर। कल हमने इंदस रिवर के बारे में पढ़ा था। झेलम रिवर का ओरिजिन कहाँ है? वेरीनाग में है, जो कि साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कश्मीर वैली। ये पहले नॉर्थ वार्ड फ्लो करती है वुलर लेक में, उसके बाद में कश्मीर वैली में, और बाद में कोर्स चेंज करके साउथ में आती है। और बारामूला में ये रिवर गोर्ज में एंटर कर देती है। गोर्ज होता है जो कि स्टीप कट होता है पहाड़ियों में नदी के कारण, वो होता है गोर्ज। और बाद में स्टीप साइडेड नैरो गोर्ज पीर पंजाल रेंज के नीचे बारामूला में स्टीप गोर्जेस बनाती है। मुजफ्फराबाद में रिवर एक फिर से शार्प टर्न लेती है साउथ वार्ड की तरफ। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री फॉर्म करती है और ये पोटवार प्लेटू जो कि मीरपुर के पास में है, वहाँ पे फिर से निकलती है। और फिर ये सोल्ट रेंज के अंदर से होते हुए फिर एक वाइड और ओपन एरिया में बहुत ज़्यादा प्लेन हो जाती है और सिटी ऑफ झेलम अपने आप में बनाती है। और ये चिनाब के साथ कहाँ ज्वाइन करती है? त्रिमू में। ये काफ़ी ट्रिवियल फैक्ट है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है झेलम के ऊपर या किसी रिवर के ऊपर। और नेविगेबल है, काफ़ी नेविगेबल है, 160 किलोमीटर तक लेंथ इसकी, 724 किलोमीटर। एनवायरनमेंट की बात करते हैं। स्वैम्प डियर। कल हमने क्या किया था? कल हमने संगाई डियर के बारे में बात किया। स्वैम्प डियर को 12 सींग बोलते हैं, जिसके 12 सींग होते हैं। ये क्या होता है? इसको ये काफ़ी मतलब डियर की स्पीसीज है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है कई जगह पे। और इसमें क्या होता है? 3 लाइन्स, इसकी बॉडी पे जो लाइनिंग होती है उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसके क्या क्या थ्रेट हो सकते हैं? लोग पोचिंग कर सकते हैं, शिकार करते हैं। आपने देखा हिरण का सींग कितना इंपॉर्टेंट होता है, उसकी चमड़ी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, मीट के लिए करते हैं। इसके कारण इसका हैबिटेट लॉस भी हो रहा है। और बारहसिंगा स्टेट एनिमल कहाँ का है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों का ये स्टेट एनिमल है। इसमें 3 इनके हैं, वेस्टर्न स्वैम्प डियर, फिर सदर्न स्वैम्प डियर और ईस्टर्न स्वैम्प डियर। वेस्टर्न स्वैम्प डियर कहाँ है? मेन है शुक्ला फंटा, एक वाइल्ड लाइफ रिजर्व नेपाल में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई जाती है, मेनली इंडो गैंगेटिक प्लेन में। और सदर्न वाली ये जो कि ओपन साल फॉरेस्ट, जहाँ पे साल के बड़े बड़े ट्री होते हैं वहाँ पे। और अभी सर्वाइव कहाँ हो रही है? सिर्फ कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क क्यों न्यूज़ में है? काफ़ी न्यूज़ में रहता है कान्हा नेशनल पार्क, क्योंकि बहुत बड़ा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का और इसका बॉर्डर भी महाराष्ट्र के साथ होता है। और ये री इंट्रोड्यूस हो रही है सतपुरा टाइगर रिजर्व में। ईस्टर्न स्वैम्प डियर। ईस्टर्न स्वैम्प डियर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये असम में ही पाई जाती है, बाकी कहीं नहीं पाई जाती। इंडेमिक टू असम, मतलब बाकी जगह पे नहीं पाई जाती। आईयूसीएन स्टैंडर्ड देखो, ये वल्नरेबल है साइट्स के अपेंडिक्स 1 में और WPA के शेड्यूल 1 में। यहीं पे असम का है तो हम काजीरंगा नेशनल पार्क भी डिस्कस कर लेते हैं। काजीरंगा किसके लिए फेमस है? इंडियन 1 हॉर्न राइनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 2/3 पॉपुलेशन तो इसकी इंडिया में ही पाई जाती हैं। ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, हमारे क्या वेस्टर्न बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ईस्टर्न है, फिर अंडमान वाला है, तो ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में ये काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड है। और 1985 में इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया था। और अपने आप में बर्ड एरिया, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा डेजिग्नेट किया जाता है, जो कि एवीफोनल, जो पक्षियों को कंजर्व करने के लिए इसका मेन रोल होता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इकोनॉमी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, क्योंकि हमारा आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है वो भी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अभी रिटेल और होलसेल दोनों में उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है, ताकि काफ़ी इसके फ़ायदे हैं डिजिटल करेंसी। सबसे पहले इसको स्टोर नहीं करना पड़ता, इसकी वैल्यू कम होती है, दूसरे कंट्री से ट्रेड करने में आसान होती है। ये होती क्या है? ये एक इस टाइप की डिजिटल फॉर्म है। नॉर्मली क्या होती है? पेपर करेंसी आपकी पेपर में होती है, लेकिन उसी को अगर डिजिटल फॉर्म में कर दिया जाए तो उसको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बोलते हैं। और एक क्रिप्टो करेंसी की तरह नहीं। क्रिप्टो करेंसी क्या होते हैं? डिसेंट्रलाइज और वैक्यूम में ऑपरेट करते हैं, बट ये एक लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर क्या होता है? जिसकी बैकिंग होती है, जिसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार होती है और सेंट्रल बैंक के द्वारा इसकी पूरी गारंटी दी जाती है। और ये फियात करेंसी की तरह ही होती है, जैसे हमारा रुपये है, नोट है, ये हमारी फियात करेंसी है जो गवर्नमेंट के द्वारा लीगलाइज होती हैं। और एक्सचेंजेबल 1 to 1 विद फियात करेंसी, मतलब दूसरी करेंसी के साथ में इसको
एक्सचेंज किया जा सकता है। अब इसका कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट तो इसका बिटकॉइन से ही मिला है और बिटकॉइन से ही क्रिप्टो करेंसी बनी है, बट ये डिफरेंट इसलिए है कि ये डिसेंट्रलाइज नहीं है, ये सेंट्रलाइज है, सरकार के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि वर्चुअल करेंसी क्या होती है, वो स्टेट के द्वारा इशू नहीं होती और उनका कोई लीगल टेंडर नहीं होता। जैसे कि क्रिप्टो करेंसी का कोई लीगल टेंडर स्टेटस नहीं है, कभी उसकी मार्केट कितनी फ्लैक्चुएट होती है, कभी डाउन होती है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है सीबीडीसी का? सीबीडीसी ऑब्जेक्टिव है कि रिस्क को कम करना, इसकी फिजिकल करेंसी को हैंडलिंग करना। क्योंकि फिजिकल नोट्स को हैंडल करने में कितना दिक्कत होता है, कितना वेयर एंड टेयर होता है। फेजिंग आउट सोइल्ड नोट्स, जो पुराने नोट्स हो जाते हैं उनको फिर से फेज आउट करना पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आती है, इंश्योरेंस और लॉजिस्टिक, मतलब काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही फायदेमंद है। और ये क्या है, लोगों को क्रिप्टो करेंसी की तरफ जो लोग भाग रहे हैं उसको कम करेंगे और सीबीडीसी की तरफ ज़्यादा अडप्शन होगा। अब ग्लोबल के एग्जांपल देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे डिजिटल करेंसी यूज़ हो रही है। जैसे बहामास का एग्जांपल दे रहा है, सबसे पहले इकोनॉमी जिसने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च की $100 के नाम से, मैच द फॉलोइंग आ सकता है। नाइजीरिया ने ई नायरा के नाम से 2020 में लॉन्च किए। चाइना भी वर्ल्ड का मेजर इकोनॉमिक कंट्री बन गया जिसने ECNY अपनी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। कोरिया, स्वीडन, बाकी कंट्री का एग्जाम्पल दिए। 2023 में ये क्वेश्चन आया था, हमने प्रीलिम के शॉर्ट्स में डिस्कस किया था कि वर्चुअल करेंसी और डिजिटल करेंसी होती क्या है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हिस्ट्री में खोंड अपराइजिंग। कल हमने कौन सा किया था, मुंडा अपराइजिंग किया था। अभी खोंड अपराइजिंग कब हुआ था, 1837 और 1856 के बीच में हुआ था। ये कौन थे लोग, ये माउंटेनियस रीजन में लोग रहते हैं जो कि उड़ीसा से आंध्र प्रदेश, स्पेशली श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट में, जिन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अगेंस्ट में रिवोल्ट स्टार्ट किया था। चक्रा बिसोई एक इनका लीडर था, उसने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था कालाहांडी, घुमसार इस इलाके में। और क्या दिक्कत क्या थी, क्यों कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इनके वुमेन सेक्रीफाइस, इनकी एक कल्चरल प्रैक्टिस थी जिसमें वुमेन को एक गर्दन काटते थे, उसकी जान लेते थे, उसके बाद उसके ब्लड से अपनी बॉडी पे डालते थे, खेतों में डालते थे, मतलब उस टाइप का इनका ट्रेडिशन था। तो उसके ऊपर इन्होंने बैन लगाया उसके कारण। दूसरा, टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, जमींदार्स वाला रीजन था। अब इसका जो एंड हुआ वो चक्रा बिश्नोई को जब अरेस्ट कर लिया गया, उसके बाद में ऑपरेशन का ये अपराइजिंग एंड हो गई थी। और क्या क्या फैक्टर थे, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबसे पहले इसी प्रैक्टिस को मारिया सिस्टम बोलते हैं, जो मैंने बताया ना वुमेन सेक्रीफाइस। मारिया सिस्टम एक टाइप का वुमेन सेक्रीफाइस था जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बताया कि ये कानून के खिलाफ है। दूसरा, एडिशनल टैक्स वाली बात कर सकते हो। और ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़े अपने ट्रेडिशनल हथियार, मतलब पूरे जो बोज हैं, एरोज हैं, हैचेट हैं, एक्स हैं। और ये अपने आप में दिखाया कि ट्राइबल भी अपने अगर ट्रेडिशन में कोई इंटरफेयर करेगा तो वो ब्रिटिश के अगेंस्ट में आवाज़ उठा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर में। अब से हम क्लासिकल डांस स्टार्ट किए। कल हमने कौन सा किया था, याद करो, कल नहीं किया था, कल हमने चाहू डांस किया था। आज हम क्लासिकल डांस स्टार्ट करते हैं। कथक। कथक क्या है, ये वन ऑफ द क्लासिकल डांस है। टोटल 8 क्लासिकल डांस हमारे। और कथक का मतलब क्या होता है, कथा। कथा मतलब कहानी। ये नदन इंडिया में प्राइमरली परफॉर्म किया जाता है। इवोल्यूशन की बात करते हैं तो पहले देखें तो ये टेम्पल और गांव में जैसे डांसर जो अपनी स्टोरी नरेट करते हैं उस टाइम इसको प्रैक्टिस किया जा सकता है। लेकिन 15 और 16 सेंचुरी में जैसे ही भक्ति मूवमेंट का स्प्रेड हुआ तो ये कथक का भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई। और जो राधा कृष्ण इसके लीजेंड है, राधा कृष्ण, जो राधा और कृष्ण की रासलीला स्टोरी है उससे रिलेटेड ये कथक की स्टोरी बनाई जाती है। मुगल एम्पायर के टाइम पे बहुत ज़्यादा ये प्रचलन में आया। उस टाइम पे कोर्ट आर्ट हो गया। पहले क्या था, विलेज और टेम्पल में होता था, फिर कोर्ट में हो गया। और इसकी डिस्टिंक्टिव स्टाइल है। वाजिद अली शाह के पैटर्नाज में इसको और ज़्यादा एक मेजर आर्ट फॉर्म बन गया। डांस की स्टाइल क्या है, ये एक सोलो परफॉर्मेंस है, मतलब अकेला ही डांसर इसमें डांस करता है। डिफरेंट टाइप के पोज होते हैं और मूवमेंट दिखाए जाते हैं। फुटवर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, काफ़ी स्किलफुली कंट्रोल्ड, स्ट्रेट लेग और पैरों में घुंघरू बांध के इसका डांस होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कथक अकेला एक क्लासिकल डांस है जो कि हिंदुस्तानी म्यूजिक, 2 तरह की म्यूजिक है, हिंदुस्तानी और कार्नेटिक म्यूजिक, तो उसके साथ में लिंक है। इसके प्रोमिनेंट डांसर देखो, बिरजू महाराज, सितारा देवी, ये इसके प्रोमिनेंट सपोर्टर हैं। तो ये था हमारा आज का 5 मिनट। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।